हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज हम पढ़ रहे हैं साइंस में जो हमारा केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 3 पे हैं। लेक्चर नंबर 3 पे जो रिमेनिंग पोर्शन है उन रिमेनिंग पार्ट को हम देखेंगे और आपके जो एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को भी हम करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो लेक्चर को कम्प्लीटली देखिए ताकि जो आपके कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो जाएं। ओके, जो हमारी पिछली क्लास थी आप याद करिए, उसमें मैंने क्या पढ़ा था। वहाँ पर हमने देखा था कि वैलेंसी के बारे में, वहाँ मैंने डिस्कस किया था किसके बारे में, वैलेंसी के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ मैंने डिस्कस किया था मेटल के बारे में, मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, कैसे हम जानेंगे। ठीक है, कैसे जाने कौन सा एलिमेंट मेटल भी है एंड नॉन मेटल भी है, ये सारी चीज़ें देखे थे। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, और अलग अलग नियम देखे थे, जैसे बोरबरी का नियम, हुंड का नियम, अफबाऊ का नियम। लेकिन आज के इस लेक्चर में कुछ डिफरेंट टॉपिक देखेंगे जहाँ पे डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन उठ के आते हैं। पहला टॉपिक क्या लिखा हुआ है, वेपर डेंसिटी। क्या लिखा हुआ है, वेपर डेंसिटी, वाष्प घनत्व। हिंदी में क्या बोलते हैं, वाष्प घनत्व। आपको हमारी स्पीड धीमी लगे तो आप 1.25 या फिर 1.5 पे देखिए। वेपर डेंसिटी से क्या बोलते हैं, वाष्प घनत्व, वाष्प घनत्व। अब वेपर डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, जस्ट मिनट इसकी थिकनेस में थोड़ा सा स्लो कर लेता हूँ। हाँ, वेपर डेंसिटी आपका होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, अणुभार, है ना, क्या बोलते हैं, अणुभार। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 होता है। अब अणुभार का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, जैसे यहाँ पर आप देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है। आपको इसकी वेपर डेंसिटी निकालनी है, वेपर डेंसिटी निकालनी है। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड एक कंपाउंड है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है गाइज, एक कंपाउंड है, एक यौगिक है। अब इस कंपाउंड की, एक कंपाउंड कैसे बना होगा, अलग अलग एलिमेंट से बना, अलग अलग किससे बना है, एलिमेंट से बना हुआ है। अब जो एलिमेंट बनते किससे बनते हैं भैया, एटम से बनते हैं। तो जो हाइड्रोजन है अलग टाइप के एटम से मिलकर बना होगा, सल्फर अलग टाइप के एटम से मिलकर बना होगा, ऑक्सीजन अलग टाइप के एटम से मिलकर बना होगा। तो अलग टाइप के एटम से मिल करके ये क्या बने, कंपाउंड बना हुआ है। क्या बना हुआ भैया, कंपाउंड बना हुआ है। तो आप इसको देखिए, आप H2SO4 का निकालिए मॉलिक्यूलर वेट, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन तो 2 हो जाएगा। प्लस सल्फर का कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 32। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास होता है 16, तो कितना हो जाएगा भैया 64 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 64, 64। तो आप इसका देखिए कितना आ रहा है, ए आ रहा है टोटल 98 आ रहा है, कितना आ रहा है 98 आ रहा है। तो वेपर डेंसिटी कितना हो जाएगा 98/2 यानी 29 हो जाएगा, 29। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, अणुभार निकालना है, जो अलग अलग आपके एटम है ना, एटम से मिलकर जो एलिमेंट बने हुए हैं उन एलिमेंट का आपको एटॉमिक मास को ऐड कर देना है। तो क्या निकल के आएगा, मॉलिक्यूलर वेट निकल के आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट निकल के आ जाएगा। आ रही चीज समझ में। H2SO4 क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो बनता कैसे है, एक कंपाउंड है, यहाँ पर रिएक्शन हुई होगी, हाइड्रोजन और सल्फेट के बीच में रिएक्शन हुई होगी, तब जाके क्या बना है, तब जाके बना है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अगला अपना टॉपिक है इक्विवेलेंट वेट, इसको बोलते हैं तुल्यांकी भार। क्या बोलते हैं भैया, तुल्यांकी भार। ये आपका क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपान चार्ज। चार्ज यानी होता है आवेश, आवेश का मतलब यहाँ पर वैलेंसी से है, किससे है, वैलेंसी से है। तो इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपान चार्ज। जैसे आप देखो H2SO4 आपने लिया था एग्जाम्पल में, तो H2SO4 का वेट कितना आया था 98 आया था। चार्ज कितना होता है, इसका भी चार्ज 2 होता है। अभी चार्ज निकालना आपको सिखाएंगे डिटेल में, चार्ज निकालना आपको कंपाउंड का डिटेल में सिखाएंगे। तो इसका भी क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा, 49 आ जाएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, कैल्शियम में कितना होता है 40 होता है, और कार्बन का 12 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का 16, तो 16 3 48, 3 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा इसका, कैल्शियम कार्बोनेट का 100/2 हो जाएगा, क्योंकि इसका चार्ज कितना होता है 2 होता है, तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं।
आप वेपर डेंसिटी निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। अगला हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आयन के बारे में। क्या होता है आयन, क्या उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। मैं आयन को बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एटम और मॉलिक्यूल के बारे में बताना चाहता हूँ। एटम और मॉलिक्यूल के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे आपका एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन भी क्या है, एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। H2O बन जाता है। तो ये क्या होता है, मॉलिक्यूल। ये क्या होता है भैया, मॉलिक्यूल। तो मान लो H2O लिखा है तो इसको बोलेंगे पानी का एक मॉलिक्यूल, है ना। वाटर का एक मॉलिक्यूल बोलेंगे, एक मॉलिक्यूल। यहाँ पास मान लो लिखा होता है 2H2O तो पानी का 2 मॉलिक्यूल। मान लो 3 CO2 लिखा है तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड का 3 मॉलिक्यूल। इस तरीके से बोलते हैं, ये आपका मॉलिक्यूल होता है। तो हमें पता चला कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, जैसे मैटर किससे मिलके बना भैया, मैटर आपका बना है किससे मिलके, एटम से मिलके बना है। और जो आपके एटम होते हैं किससे मिलके बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अब एटम से मिलके क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। एटम से मिलके क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, फिर उससे मैटर बनते हैं, फिर उससे मैटर बनता है। समझ में आ रही चीज़ें। तो ए मॉलिक्यूल है, ये क्या है आपका, ए मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल तो आपके पास मान लो कोई एटम है या फिर कोई मॉलिक्यूल है और वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है। इलेक्ट्रिकली चार्ज का मतलब क्या हुआ यहाँ पास, जैसे आपके पास सोडियम लिखा हुआ है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो जो आपका के वाला ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। एल वाले में कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। के एल एम में कितना आएगा भैया, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। आपको पता है कि कोई भी जो एटम होता है, नहीं कोई भी एलिमेंट होता है वो अपना स्टेबिलिटी चाहता है, वो चाहता है स्टेबिलिटी। आप भी तो स्टेबिलिटी चाहते हैं, तभी तो आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो आपके स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट जॉब चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सोडियम है, सोडियम के स्टेबिलिटी के लिए जो आउटर शेल होता है, आउटर ऑर्बिट होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम का कोई भी एटम स्टेबिलिटी चाहता है, स्टेबिलिटी के लिए उसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, किसी से 7 इलेक्ट्रॉन उधार लेगा, तब जाके इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि एक क्या करे कि अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, एक किसी और को दे देगा तो जो आउटर मोस्ट शेल है वो डिलीट हो जाएगी। तो जो वाली फिर क्या बचेगा, आउटर मोस्ट शेल में ए वाला बच जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ये क्या होगा, स्टेबल होगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, आप यहाँ पास देखिए, ये आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन था, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन था। फिर इसमें दो इलेक्ट्रॉन थे। फिर इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भैया, दो के बाद कितने आए थे, 6 थे, 1 2 3 4 5 6। और लास्ट वाले में कितना था, 1 था। तो एक वाले को डिलीट कर देंगे, एक वाले को डिलीट कर देंगे तो इसमें कितना बचेगा, 8 बचेगा ना। जब टर्मिनेट इसमें 8 बना लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8। आउटर वाला डिलीट कर दिए तो अब आउटर वाला ये बचा। तो आउटर मोस्ट फिल में 8 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब ये स्टेबल है। ये क्या है, स्टेबल है। तो इस केस में देखिए जो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया है। तो अपन चाहें तो इसके +1 लिख सकते हैं इसके सर पे कि भैया तुम 1 इलेक्ट्रॉन दिए हो, तुम दानवीर हो, तुमने इलेक्ट्रॉन को दान दिया है। जैसे आपने देखा कि एक फार्मूला होता है नमक का, NaCl होता है। क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का 17 होता है, 2 8 7। अब इसके आउटर मोस्ट फिल में 7 इलेक्ट्रॉन है। या तो 7 इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो काम हो जाएगा। किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके सर पे क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो सोडियम प्लस क्लोरीन निगेटिव, ये क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं। जब ये रिएक्शन करते हैं तो NaCl बनाते हैं। अब इस रिएक्शन को मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पास क्या था, सोडियम हमारा पॉजिटिव था प्लस क्लोरीन क्या था, निगेटिव था। क्या बन गया था, NaCl बन गया।
अब ये इसके फर पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को दिया है, और इसके फर पे नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है। तो जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसे बोलते हैं एन आयन। क्या बोलते हैं? एन आयन। जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसे बोलते हैं केटायन। क्या बोलते हैं? केटायन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट है जो कि रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। एक केमिकल रिएक्शन वाले में अच्छे से देखेंगे, इसे बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? दो रिएक्टेंट हैं जो कि रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएंगे। ये आपका केटायन होता है, एक होता है एनायन। तो केटायन प्लस एनायन मिलेगा तो क्या बनेगा? ये प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन हमारा मकसद यहाँ पर रिएक्शन समझाना नहीं था, हमारा मकसद था आयन को समझाना। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो एलिमेंट है सोडियम, ये क्या है? इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है। अब चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, इलेक्ट्रिकली चार्ज का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, को एक्सेप्ट किया है ना। ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो आयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू? आयन कहलाते हैं। अब इस केस में देखिए, अब सोडियम था, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। प्रोटॉनों की संख्या 11 होगी, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? एक कम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? एक डोनेट कर दिया इसने, तो यहाँ पास कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पास कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जैसे क्लोरीन के केस में क्लोरीन के केस में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 17 होगी, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18, क्योंकि इसने एक लिया है, किसी से उधार लिया है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि भाई पॉजिटिव ये आपका, जस्ट अ मिनट, आयन क्या होता है? एन आयन इज एन एटम या मॉलिक्यूल दैट हैज नेट इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं? चार्ज्ड होते हैं। पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं? केटायन बोलते हैं। नेगेटिव आयन को एनायन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव होता है, सोडियम पॉजिटिव होता है, पोटेशियम पॉजिटिव होता है, कैल्शियम पॉजिटिव होता है। तो ये क्या होते हैं? कैल्शियम पॉजिटिव कैसे होगा? 2, 8 तो 10, 8 18, लास्ट में 2 बचेगा, 2 डोनेट कर देता है। डोनेट कर रहा है मतलब पॉजिटिव है। आप आसानी से इनको समझ सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो इसमें क्या होगा कि जो सेल की साइज है, सेल की साइज छोटी होती जाएगी, क्योंकि जो सेल की संख्या है, सेल का जो संख्या वो कम होगी। सेल की संख्या कम होगी तो जो आपका सेल का साइज होगा क्या होगा? छोटा होगा। निगेटिव आयन केस में क्या हो रहा है? उसने सेल की संख्या को बढ़ा रहा है, किसी न किसी इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। इस केस में सेल का जो साइज होता है बड़ा होता है। इसको आप पढ़ सकते हैं। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होंगी कि एटम क्या होता है, आयन क्या होता है, पॉजिटिव आयन क्या होते हैं, निगेटिव आयन क्या होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव आयन क्या होते हैं, निगेटिव आयन क्या होते हैं, वही चीज़ें मैंने बताई है कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है। एटम क्या होता है? कोई भी एक एलिमेंट एटम से मिलके बना होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, इंडिविजुअल यूनिट होता है, ठीक है। अब मान लो किसी भी पदार्थ का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण कौन सा होता है? एटम होता है। लेकिन किसी भी पदार्थ का स्वतंत्र सूक्ष्मतम कण क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है, अणु होता है। क्या होता है? ये परमाणु बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। और मॉलिक्यूल को बोलते हैं अणु। तो किसी भी मैटर का सूक्ष्मतम स्वतंत्र रूप ये होता है मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन प्लस OH क्या बना? H2O। H2O क्या है? एक मॉलिक्यूल है जो कि स्वतंत्र होता है। और ये स्वतंत्र नहीं होते, ये रिएक्शन करते रहते हैं। ये क्या करते हैं? रिएक्शन करते रहते हैं। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी कुछ भी नहीं होती है। वैलेंसी क्या होते हैं? वैलेंसी का मतलब कुछ भी नहीं होता। कोई भी आपका एलिमेंट है, कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, वही आपका वैलेंसी होता है। इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड और एक्सेप्टेड बाय द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, जो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों का डोनेशन होता है, इलेक्ट्रॉन की अदला बदली होती है, इलेक्ट्रॉन की अदला बदली होती है, इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? अदला बदली होती है। सोडियम प्लस क्लोरीन का रिएक्शन हुआ, इसमें माइनस चार्ज है, इसमें प्लस आया। तो इसने क्या किया? सोडियम ने एक अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया भैया? क्लोरीन को दे दिया। यहाँ पर रिएक्शन हो गई तो बन गया नमक, यहाँ पर रिएक्शन हुई तो बन गया नमक। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया? क्लोरीन को दिया है। तो इलेक्ट्रॉन का चेंजेस हो रहा है आपस में, यही आपका होता है केमिकल रिएक्शन। तो एक क्वेश्चन आपके सब इंजीनियर एग्जाम में आया हुआ है कि केमिकल रिएक्शन में कौन भाग लेते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
तो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो आई होप आपको चीज़ समझ में आई होंगी जो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, और इनको आप बहुत अच्छे से देखिएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि आप लोग हमारे लेक्चर देख के बोर हो रहे होंगे, सर आप क्या थ्योरी पढ़ाए जा रहे हैं। नहीं बाबू, बहुत ज़रूरी है, इसलिए थ्योरी पढ़ानी पड़ रही है, अदरवाइज बिना थ्योरी कुछ काम बनेगा नहीं, है ना। क्योंकि आपका सिलेबस तो फिक्स है नहीं, कुछ भी पूछता रहता है रैंडम। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनके बेस पे सारी थ्योरी को समझना पड़ेगा आपको, उनके बेस पे सारी थ्योरी को समझना पड़ेगा। छूटेगा कुछ नहीं, इस चीज़ की हमारी गारंटी है। कुछ भी हो जाए आपका एग्जाम इस बार निकलेगा। यदि आप 10 पॉइंट से पढ़ रहे हैं, हर एक बात को फॉलो करिएगा। जहां आपको कुछ प्रॉब्लम आती है वो आप तुरंत हमें बताएं, उस पर हम एक्शन लेंगे और दोबारा से बनवाएंगे। लेकिन आपका सिलेक्शन होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2018 में आया था, ये वाला क्वेश्चन 2018 में आया था। इस क्वेश्चन को देखो, आइडेंटिफाई द चार्ज ऑन द केटायन इन द साल्ट एल्यूमिनियम फॉस्फेट। अब ये बोल रहा है कि आप क्या करो, आपको केटायन पर चार्ज आइडेंटिफाई करना है। एल्यूमिनियम फॉस्फेट है। अब इस केस में आपको एल्यूमिनियम फॉस्फेट का फार्मूला पता होना चाहिए, डेफिनेटली पता होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा आगे बहुत सारे कंपाउंड के फार्मूले। तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट एक कंपाउंड है जिसके अंदर एनायन भी है, केटायन भी है। तो केटायन के अंदर कितना चार्ज है ये पूछ रहा है आपसे, है ना। तो आप देखिए यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, तो एल्युमिनियम आ रहा है, दूसरा फॉस्फेट आ रहा है, फॉस्फेट आ रहा है। अब बहुत से स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से मोस्ट आपको फॉस्फेट का फार्मूला पता नहीं होगा, कुछ को तो पता होगा। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है। फॉस्फेट का फार्मूला कितना होता है? PO4 होता है ना। अच्छा, एल्युमिनियम कितना होता है? 13 होता है। इसकी वैलेंसी कितनी होगी भैया एल्युमिनियम की? 2, 8, 3। आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एल्युमिनियम? 3 इलेक्ट्रॉन क्या करे, किसी न किसी को दे देगा, या 5 उधार लेगा या फिर 3 देगा। तो 3 देना ज़्यादा आसान होता है। तो Al की पावर की +3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा। जबकि फॉस्फेट के केस में क्या होगा भैया? फॉस्फेट के केस में क्या होगा? PO4 है, फास्फोरस कितना होता है? फास्फोरस का 15 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो फास्फोरस का जब 15 होता है, यहाँ पर आप देखते हैं अपन PO4 के बारे में, फॉस्फेट क्या होता है आपका? 15 होता है। फॉस्फेट 15 होता है तो कितना होगा? 2, 8 तो 10, 5 15 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 और 6 होता है। अब इस केस में जिनको पता है, ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होता है -2 होगा, क्योंकि -2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेके अपना स्टेप पूरा करेगा। तो ऑक्सीजन में कितना होता है वैलेंसी? -2। फास्फोरस के केस में कितना होता है भैया? -3 आएगा। फास्फोरस के केस में कितना आएगा? -3 आएगा। बताइए फास्फोरस के केस में कितने क्या क्या सिचुएशन बन सकती है? फास्फोरस के केस में क्या क्या सिचुएशन बन सकती है? देखिए, यहाँ पास आपका PO4 है ना, तो फास्फोरस मान लो ये 5 है, फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। और ये देखिए प्लस ऑक्सीजन का -2 तो 4 है, तो -8 हो जाएगा। तो कितना आएगा भैया? कितना आएगा? ये -3 आएगा। कितना आएगा? -3 होगा। तो PO4 में -3 आ रहा है, PO4 में -3 आ रहा है, और एल्युमिनियम में कितना आ रहा है? +3 आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखो, कंफ्यूज मत होना। आप एल्युमिनियम फॉस्फेट की बात कर रहा था, एल्युमिनियम फॉस्फेट पे दो आपको अलग अलग मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, दो अलग अलग एलिमेंट दिख रहे हैं। देखिए, एक फॉस्फेट में -3 है और एक एल्युमिनियम में +3 है। तो जिसके मूड पे +3 है, +3 यानी इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? केटायन। क्या हो जाएगा? केटायन। जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है वो क्या होगा? एनायन। क्या होगा भैया? एनायन होगा, एनायन होगा। तो समझिए इन चीज़ों को। तो यहाँ पर केटायन और एनायन के बारे में बताया है कि भैया एल्युमिनियम फॉस्फेट था, इसमें केटायन पे कितना चार्ज होगा? केटायन पे कितना चार्ज होगा? तो केटायन पे +3 का चार्ज होगा, +3 का, क्योंकि +3 आ ही रहा है, +3 आ ही रहा है। वो तो आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। याद रहेगा? डेफिनेटली आपको याद ही रखना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इनमें से ऐसा कौन सा
आइसोटोप है जिसका यूज कैंसर के इलाज में किया जाता है? पारा का, कोबाल्ट का, कार्बन का, यूरेनियम का। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट आइसोटोप है जिसका यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है? आइसोटोप में क्या होता है भैया, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, यानी एटॉमिक मास सेम होता है आपका। एटॉमिक मास क्या होता है, सेम होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। जस्ट अ मिनट, एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई बाबू, सेम होता है, लेकिन जो आपका एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है बाबू, डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 होते हैं, 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है ना, और ट्रिटियम होता है। 1 1 1 2 1 3। तो सबका जो एटॉमिक नंबर है 1 है, लेकिन एटॉमिक मास सबका अलग है। प्रोटियम का 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है, ट्राइटियम का 3 है। ट्राइटियम में क्या है, 3 है। ये क्या होते हैं, आइसोटोप होते हैं। ठीक है, तो किस आइसोटोप को यूज कैंसर में किया जाता है भैया? कैंसर का इलाज करने के लिए, कैंसर का इलाज करने के लिए किसका यूज किया जाता है बताइए? कोबाल्ट का। किसका किया जाता है, कोबाल्ट का। जो आपका यूरेनियम होता है, यूरेनियम का उपयोग होता है रिएक्टर के अंदर, है ना, नाभिकीय रिएक्टर के अंदर होता है। जो आपका कार्बन होता है, कार्बन का उपयोग होता है जीवाश्म में, जो चीज़ें मर चुकी हैं जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए, है ना, जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए। ठीक है, एक होता है आयोडीन, आयोडीन को यूज होता है घेंघा रोग के लिए, ग्वाइटर, घेंघा रोग के लिए होता है आयोडीन का यूज। ठीक है, यूरेनियम का यूज होता है नाभिकीय रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में। अच्छा, सबसे ज़्यादा आइसोटोप किसके होते हैं, पोलोनियम के। कितने होते, किसके होते हैं, पोलोनियम के। इनको भी ध्यान में रखिएगा। ये क्या होते हैं, आपके आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप। तो आइसोटोप के बारे में क्लियर हो गया, क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल एक्चुअली टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन? इनमें से कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं? अब देखिए, सब एटॉमिक पार्टिकल यानी एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो केमिकल रिएक्शन में कौन भाग लेता है पता है आपको? ओनली न्यूट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, यानी जो केवल न्यूट्रॉन्स होते हैं केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। केवल इलेक्ट्रॉन लेते हैं, केवल प्रोटॉन लेते हैं, कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों लेते हैं? तो भैया जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं वो आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जो वैलेंसी डिसाइड की जाती है, वैलेंसी डिसाइड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी क्या होती है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड की जाती है। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग पावर, जो ऐड करती है चीज़ों को, है ना, कंबाइन करती है। कंबाइन कब होगी, जब उसमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेबल होगा या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। तो इसमें केवल केमिकल रिएक्शन में भैया इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, केमिकल रिएक्शन में केवल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो ऑर्बिट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जबकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होते हैं, जो कि ऑर्बिट के अंदर होते हैं, यानी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, एन एलिमेंट एक्स हैज जेड वैल्यू इक्वल टू 17 एंड हैज द नंबर इक्वल टू, है ना, एंड हैज मास नंबर इक्वल टू 37, व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस? ये बोल रहा भैया कि जो आपका एक्स है, ये जेड होता है, ए होता है। एक्स क्या होता है, कोई ना कोई एलिमेंट होता है। जेड क्या होता है आपका, गलत लिखा हूँ ना, ये गलत है। कैसे होता है भैया, ए एक्स है आपका, ए जस्ट अ मिनट, ए आपका जेड होता है, ए आपका ए होता है। ए क्या होता है, एटॉमिक मास। क्या होता है, एटॉमिक मास। जबकि जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पास आपको दिया हुआ है, आपको क्या दिया है कि जेड की वैल्यू दी है, यानी जेड की वैल्यू दी है, यानी एटॉमिक नंबर दिया। एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कितना एटॉमिक नंबर होता है, डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट में कितने प्रोटॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं। तो एटॉमिक नंबर 17 दिया है, यानी प्रोटॉन की वैल्यू आपको 17 दिया हुआ है। और एटॉमिक मास बराबर क्या होता है, पी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है।
तो आपको एटॉमिक मास बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखिए आपको एटॉमिक मास कितना दिया 37, प्रोटॉन कितना है 17 प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 20, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर डी फिर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, एटॉमिक मास किस पर डिपेंड करता है, एटॉमिक मास डिपेंड करता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। क्योंकि किसी भी एटम का जो टोटल मास होता है उसके नाभिक में कंसंट्रेटेड होता है, उसके नाभिक में क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। और नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, तो टोटल मास होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पर ही डिपेंड करेगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस फॉर मिनिमम इन, आपके पास गोल्ड है, एयर है, अल्कोहल है, वाटर है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, अंतर आणविक दूरी, अंतर आणविक दूरी सबसे ज़्यादा किसके कम होती है, सबसे ज़्यादा तो हवा में होगी, है ना। एल्कोहल और वाटर दोनों लिक्विड है, तो इसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग होती है। लेकिन गोल्ड क्या है, सॉलिड है, क्या है, क्या सॉलिड है। तो गोल्ड के केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होंगे क्या होंगे, मिनिमम होंगे, मिनिमम होंगे। क्योंकि जो गोल्ड के पार्टिकल होंगे ना, एक ही टाइप के पार्टिकल होंगे जो कि अलग अलग, एक ही टाइप के पार्टिकल होंगे कि जो बहुत ही पास पास में होंगे, जो कि बहुत पास पास में होंगे। जबकि लिक्विड केस में थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, गैस केस में और दूर दूर होते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस मिनिमम किस में होगा, गोल्ड में। लेकिन ये पूछा होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो गोल्ड में होगा, गोल्ड में होगा। सबसे कम एयर में होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इन चीज़ों को अच्छे से देखना है, करना है आपको। और इसके अलावा कुछ और हम क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में तो नहीं आए हैं लेकिन आपके अन्य एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। आपके अन्य एग्जाम में आए हुए हैं, सेम व्यापम के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं ना, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को और हम कर लेते हैं। जो कि हिंदी के अंदर है, ये टाइप नहीं हो पाया था, इसको मैंने स्कैन किया है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको करना ही पड़ेगा इन चीज़ों को अच्छे से, तब जाके बात बनेगी। क्या लिखा है, एटम के नाभिक में जो आपका एटम होता है, ठीक है, एटम के नाभिक में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ न्यूट्रॉन होते हैं। भैया परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अच्छा, प्रोटॉन का क्या होता है भैया, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन आपका जीरो होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव होता है। ये चीज़ पता है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके थोड़ा बता सकते हैं क्या, मैंने आपको बहुत सारा चीज़ पढ़ाया था। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। यदि हम बात करें आपके प्रोटॉन के, जो प्रोटॉन की खोज किसने की थी भैया, गोल्डस्टीन ने की थी। नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था, रदरफोर्ड ने नाम दिया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी, चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉम्सन ने की थी, जे थॉम्सन ने की थी। ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। सबसे भारी क्या होता है, सबसे हल्का आपका इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे भारी होता है आपका न्यूट्रॉन, और मीडियम में आपका आता है प्रोटॉन, ठीक है। ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। चलिए, निम्न में से हाइड्रोजन का समस्थानिक यानी आइसोटोप नहीं है। अच्छा, हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या नहीं है, आपको पता है हाइड्रोजन के तीन होते हैं, एक होता है आपका प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, है ना। हाइड्रोजन का एक होता है प्रोटियम, दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं। तीसरा क्या होता है, ट्रिटियम होता है, क्या बोलते हैं, ट्रिटियम बोलते हैं। तो ये तीन होते हैं। अच्छा, आइसोटोप क्या होता है, जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो। यहाँ सबके पास एटॉमिक मास जो है डिफरेंट है। एटॉमिक मास इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें तीन है, लेकिन एटॉमिक नंबर सब में एक है। ये चीज़ समझ में आ गई। इसके अंदर क्या होगा, न्यूट्रॉन क्या होगा, जीरो होगा। तो पूछ सकता है ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूट्रॉन जीरो होता है, क्या होगा, प्रोटियम। इसके अंदर एक होगा, इसके अंदर दो होगा, इसके अंदर दो होगा। ये पता होना चाहिए आइसोटोप के बारे में आपको। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के लिए नाभिक मॉडल दिया था, यानी एटम के लिए नाभिक मॉडल किसने बनाया था भैया, रदरफोर्ड ने बनाया था। रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग करवाया था, अल्फा स्कैटरिंग करवाया था किसमें, गोल्ड फॉइल, गोल्ड सोने की पतली पन्नी लिया था उन्होंने,
है ना, पन्नी के ऊपर अल्फा रेज को पास करवाया था। अल्फा रेज को जब उसने पास करवाया था, ये क्या था, कुछ इस तरीके का था। इफ उन्होंने अल्फा रेज को पास करवाया तो कुछ रेज क्या होती थी, डायरेक्टली वापस चली जाती थी। तो उन्हें पता चला कि कुछ पार्ट क्या होता है, ऊपर ही खोखला होता है। कुछ रेज क्या हो गई थी, डाइवर्ट हो गई थी। मैंने डिटेल में बताया था आप लोगों को। कुछ रेज क्या हुई थी, डायरेक्ट गई और फिर रिटर्न आ गई थी। तो जो रेज रिटर्न आ गई तो उन्हें पता चला भैया कुछ ना कुछ अंदर सॉलिड पार्ट है जिससे रेज क्या हो रही हैं, किरणें रिटर्न आ रही हैं। तो उन्होंने बताया न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के पास से पास होने वाली जो किरणें हैं ना, विक्षेपित हो रही थी, दूसरे डायरेक्शन में जा रही थी। ठीक है, दूसरे डायरेक्शन में जा रही थी। तो उन्होंने बताया कि जो अंदर वाला पार्ट होता है ठोस होता है, सॉलिड होता है, और उसका आवेश क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और उसका नाम दिया था नाभिक। उसका नाम क्या दिया था, नाभिक। तो रदरफोर्ड ने जो नाभिक मॉडल, रदरफोर्ड की नाभिक मॉडल किसने बनाया था, नाभिक मॉडल रदरफोर्ड ने बनाया था परमाणु के लिए। किसने खोज की थी नाभिक की, तो रदरफोर्ड ने की थी, पता होना चाहिए आपको। बोहर ने बोहर मॉडल दिया था। जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। डी बार्गली समीकरण क्या होता है, ये तो आप पढ़ेंगे आगे चल के। किसी परमाणु के नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है, नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। भैया कोई आपका एटम है, इस एटम का ये नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है, एटॉमिक नंबर। क्या होता है भैया, एटॉमिक नंबर। तत्व की परमाणु संख्या, तत्व की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है। तत्व का परमाणु भार क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपका परमाणु भार होता है। किसी भी एटम का जो टोटल मास होता है ना, न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। अच्छा, तत्व की संयोजकता क्या होती है भैया, कुछ भी नहीं होती। जैसे यहाँ पर आप देखो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो जो आउटर मोस्ट शेल होती है ना, इसको बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। और वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बाकी अंदर के जो शेल होती है उसे बोलते हैं कोर शेल बोलते हैं, कोर ऑर्बिट बोलते हैं। और अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, उसे फिर निकल के आती है संयोजकता, वैलेंसी। क्या निकल के आती है, संयोजकता यानी वैलेंसी। वैलेंसी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज होते हैं। क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। यानी डोनेशन भी होता है, एक्सेप्टेंस भी होता है इसके अंदर, तभी तो जाके रिएक्शन हो पाती है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है भैया, किसी भी न्यूक्लियस की जो द्रव्यमान संख्या होती है, एटॉमिक मास होता है, नाभिक में जो मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसी से होता है, बी नंबर होगा। मुख्य कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, जो आपके कोई भी ऑर्बिट होता है, कोई भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आपको पता है बोर-बर्नौली ने दिया था के, एल, एम और एन, ये चार उन्होंने बताया था। के, एल, एम, एन चार कक्षा बताया था, चार ऑर्बिट बताया था। इसमें ये आपका क्या होता है, के, एल, एम, एन। इसके अकॉर्डिंग 2n² फार्मूला के अकॉर्डिंग मैक्सिमम के में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल में कितने आएंगे, एम में कितने आएंगे, एन में आएंगे। ए डिफाइड होता है। एन क्या होता है, ऑर्बिट संख्या। क्या होता है भैया, ऑर्बिट संख्या होता है, ऑर्बिट संख्या। तो यहाँ पर आप देखिए 2, तो इसमें कितना आएगा, 2 एकम 1, 2 8 18 32। जो आपका के ऑर्बिट होता है इसमें 2 आएगा, रख लेना नंबर आप। एक में 1 रखना, एल में 2 रखना, एन की जगह पे, एम की जगह पे, एम ऑर्बिट के अंदर एन का मान 3 रखना, और एन ऑर्बिट के अंदर एन का मान 4 रखना। 4 चौक 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो 2 8 18 32। तो मुख्य कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये डिफाइड होता है 2n² के बेस पे। किस बेस पे डिफाइड होता है, 2n² के बेस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अगला देखिए कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग प्रथम दर्शाता है कि परमाणु में, जो रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग करवाई थी, अगली बार क्वेश्चन में इंग्लिश में लाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अल्फा स्कैटरिंग जो उन्होंने करवाई थी, यह डिसाइड करता है कि परमाणु के अंदर नाभिक भी होता है, नाभिक है ना, नाभिक होता है, वो मैंने बताया अभी आपको, वहां पता चला था। निम्नलिखित में न्यूट्रॉनहीन यानी न्यूट्रॉन लेस, जिसके अंदर न्यूट्रॉन है ही नहीं, वो एक एटम की पहचान करो, वो क्या होगा, प्रोटियम। न्यूट्रॉनहीन, अच्छा न्यूट्रॉन प्रोटियम होगा ना, प्रोटियम, क्योंकि इसके अंदर एक एटॉमिक मास होता है, एक एटॉमिक नंबर होता है, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
ठीक है, इसके अंदर न्यूट्रॉन तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये तो पता है आपको। तो इन क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो पहली बात तो आज हमने देखा कि भैया आयन क्या होते हैं, वेपर क्या मतलब क्या देखा था, वेपर डेंसिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, कुछ क्वेश्चन को भी देखे हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। अब इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हम पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टेबल आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इस टेबल को बहुत अच्छे से आप समझ लो, याद कर लो। आपको मैंने कल दिया था एक टास्क, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1 से 30 तक के जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके बारे में आपके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वैलेंसी, सारी चीज़ पता होनी चाहिए। एटलीस्ट आपको एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास पता होगा तो वैलेंसी तो आप यूं ही निकाल लेंगे। फटाफट एक बार क्विकली रिवाइज कर लो, ये पढ़े हो नहीं पढ़े हो तो भी इसको नोट कर लेना, एक पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है क्या होता है, एच होता है। हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है क्या होता है, एच होता है। और इसका एटॉमिक मास भी क्या होता है, एक होता है, ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है, एक होता है। वैलेंसी पे मत जाइए, वैलेंसी अभी मैं समझाऊंगा आपको। हीलियम, हीलियम का कितना होता है भैया, एच ई होता है, इसके अंदर एटॉमिक मास 4 होता है। लिथियम का एल आई होता है, इसका एटॉमिक मास 7 होता है। फिर बेरिलियम, बेरिलियम में कितना होता है, बी ई होता है, इसका एटॉमिक मास 9 होता है। बोरान, बोरान का 5 होता है। और बोरान में कितना होता है, 5 होता है, ध्यान रखिएगा। बोरान में क्या होता है, 5 एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है। और इसका क्या होता है, 11 क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, एटॉमिक नंबर सबका मैं लिख देता हूँ। एटॉमिक नंबर मैं सबका लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखा नहीं है तो डोंट वरी। देखिए, हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरान का 5 होता है, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 होता है, नियान का 10 होता है, सोडियम 11, नियान फ्लोरीन का 9 होता है, नियान 10 होता है, सोडियम 11। ऐसे आप लोग याद करिएगा, एक क्रम से दिया है। और ये सब इनके एटॉमिक मास दिए हुए हैं कि भैया ऑक्सीजन कितना होगा 16, फ्लोरीन कितना होगा 19 होगा, नियान का 20 होगा, सोडियम का 23 होगा, मैग्नीशियम का 24 होगा, यानी मैग्नीशियम का 12 हो जाएगा। तो मैं एटॉमिक नंबर लिख देता हूँ, एटॉमिक मास आपको देख पा रहे हैं, सामने लिखा हुआ है, याद कर लेना। एल्यूमिनियम का 13 होता है, सिलिकॉन का 14 होता है, फास्फोरस का 15 होता है, सल्फर का 16 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, आर्गन 18 होता है, पोटेशियम 19 होता है, कैल्शियम 20 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आपको एटॉमिक नंबर तो पता रहेगा, एटॉमिक मास भी आप रट्टा मार लेंगे, इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक मास क्या होता है, जनरली एटॉमिक नंबर का दुगुना होता है, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएँ। ओके, अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कि इनमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मतलब इनकी वैलेंसी कितनी होगी, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, हाइड्रोजन किसी न किसी को डोनेट कर सकता है, जिसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। जैसे हीलियम का देखिए, हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 हैं। तो 2 है तो क्या अपने आप में पूर्ण है, स्टेबल है, तो किसी को देने की जरूरत नहीं होगी, तो क्या होगा, इसकी वैलेंसी 0 होगी। लिथियम, लिथियम के केस में कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, आउटर मोस्ट में 1 रहेगा, तो 1 डोनेट कर सकता है, तो +1 आ जाएगा इसके अंदर, है ना। एक केटायन अपन लिख सकते हैं ना, लिथियम ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे देखो, लिथियम प्लस आयन, क्योंकि लिथियम एक डोनेट कर सकता है, ठीक है। बेरिलियम केस में 2 डोनेट कर सकता है, ठीक है। बोरान, बोरान के केस में क्या 5 होता है बोरान, तो इसमें 2, लास्ट में कितना है 3, तो 3 हो जाएगा। तो वैलेंसी मैंने कल बताया था, एक बार आप क्यूक्लिफ टेबल को देख लेना, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, कहीं कोई डाउट नहीं आएगा। जैसे कैल्शियम के केस में देखो, 2, 8, 18, फिर लास्ट में 2 बचेगा, तो 2 आपका क्या हो, वैलेंसी हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा, ठीक है। वैलेंसी निकाला मैंने सिखा ही दिया था आप लोगों को कि यदि 1 से 4 तक जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, यदि इतना कुछ है तो एज इट इज वही हो जाता है। लेकिन यदि ये 8 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है, क्या है, 4 से ज़्यादा है, उस केस में क्या होता है, जब 4 से ज़्यादा होता है उस केस में 8 से घटा देते हैं, 8 से करते हैं घटा देते हैं, उस केस में 8 से क्या करते हैं, घटा देते हैं।
इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, बहुत ज़रूरी है ना, याद भी रहेगा, सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है। इसके अलावा आपको कुछ हम आपको फार्मूले दे रहे हैं, इन फार्मूलों को भी आप थोड़ा सा लर्न करिए, इम्पोर्टेंट है इसलिए हमें देना पड़ रहा है। अलग अलग फार्मूला मेकिंग मैं आपको सिखाऊंगा, फार्मूला कैसे बनते हैं इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। आज ही बता दें क्या, बताइए, फार्मूला बनाना आज ही सिखा दें? अच्छा, वो तो आपका केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में आता है, बट आप चाहो तो जिसमें बैलेंस निकालना बैलेंस जिससे आपको निकालते बन जाएगा, तो आप आसानी से फार्मूला भी बना सकते हैं। छोटे छोटे फार्मूले बनाना सीख लीजिए, है ना, छोटे छोटे फार्मूले बनाना सीख लीजिए। जैसे यहाँ पर सिखा देता हूँ आपको आज। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, ये आपका है HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब ये फार्मूला कैसे बना होगा, फार्मूला बनाने के लिए कुछ नहीं, इसमें हाइड्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन क्या होता है, एन आयन होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, डोनेट करता कि लेता है, इलेक्ट्रॉन उधार लेता है, तो फिर माइनस आ जाता है, तो फिर -1 आ जाएगा। इन दोनों को आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, HCl बनेगा, H1 और Cl1, तो 1 लिखते नहीं अपन, तो HCl हो जाएगा, क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। जैसे कि देखो H2F का देखो, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड को देखो, H2F को देखो, तो H का कितना होता है, 1 होता है, H के में कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब सल्फर कितना होता है बाबू, सल्फर कितना होता है, 2 8 तो 10 6 16 ये होता है ना। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी न किसी उधार लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी न किसी उधार लेगा, तो F का कितना आ जाएगा आपका, F के केस में इसमें तो 1 पॉजिटिव होगा, इसमें 2 निगेटिव आएगा, क्योंकि 2 उधार लेगा। ऐसे रिएक्शन करवा दो तो क्या हो जाएगा, H2F हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H2F हो जाएगा। 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 है, तो CCl4 कैसे बना, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का कितना होता है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट फिल में, 1 2 3 4 रहे तो 4 रहने देते हैं, 4 से ज़्यादा होने पर 8 से घटाते थे, पता है ना आपको। क्लोरीन में कितना होता है, -1 होता है, -1 होता है, इसमें +1 होगा, रिएक्शन करवा दो, CCl4 बन जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं, इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, फार्मूला मेकिंग कर सकते हैं। फार्मूला बनाना बहुत आसान होता है ना, फार्मूला बनाना बहुत आसान होता है। बन जाएगा, नहीं बनेगा, आई होप बन जाना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए, आज के लेक्चर में जो मैंने इतनी चीज़ें बताई हैं, इनको आप ध्यान में रखिए। जो अगला लेक्चर आएगा ना, उसमें डिटेल में सब कुछ चीज़ें बताने वाले हैं, कुछ अभी अर्जेंट हमारे पास काम है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, बहुत ही अच्छे से चीज़ों को करेंगे। अभी इस चैप्टर में हम आपको सिखाएंगे, क्या क्या सिखाएंगे, देखो, एक तो मोल कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे अच्छे से, कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे, सॉल्यूशन सॉल्वेंट क्या होते हैं इनके बारे में बताएंगे, तो भी लेक्चर आपके लिए देखना बनता है, उसको भी आप देखिएगा। केमिकल फार्मूला बनाना डिटेल में सिखाएंगे, बड़े बड़े फार्मूला बनाना भी सिखाएंगे आपको, ठीक है, बड़े बड़े फार्मूला बनाना भी सिखाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़ाई करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन भी अच्छे से लगाते रहिए।